नमस्कार। हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम सजीव प्रसारण होता है और साथ ही एक फोनिंग कार्यक्रम भी रहता है। तो अगर आप चाहें तो हमारे आज के विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हों तो आप जान सकते हैं उनके जवाब सीधे हमारे स्टूडियो के नंबर पे कॉल करके। लेकिन सबसे पहले आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमारा आज का विषय क्या है। हमारा आज का विषय है साइबर अपराध, आर्थिक ठगी को कैसे रोकें। जी हाँ, तो इस विषय से अगर आपके कोई भी सवाल जुड़े हों तो आप हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स पे कॉल करके अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। तो जल्दी से नोट कीजिए हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स। हमारे नंबर्स हैं 7579428028 और हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 7579428047। आप एक बार हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर फिर से लिख लीजिए। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 7579428028 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 7579428047। मुझे उम्मीद है आपने हमारे मोबाइल नंबर्स नोट कर लिए होंगे। और आज का जो हमारा विषय है साइबर अपराध, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम उत्तराखंड से। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शालिनी जी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा आज का विषय है साइबर क्राइम, यानी कि आर्थिक ठगी को कैसे रोकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं और आए दिन हम देखते रहते हैं, कभी हमारे फेसबुक पे तो कभी हमें कॉल के जरिए कोई ना कोई हमारे प्लास्टिक कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड्स की डिटेल मांगने की कोशिश करता रहता है, या फिर फेसबुक पे हमारे जितने भी हमारे आईडी हैं या उनको हैक करके या उनकी फेक आईडी बनाकर किसी न किसी हमारे फ्रेंड सर्कल में उनसे मनी की डिमांड की जाती है, यानी कि पैसे मांगने की गतिविधियां भी चल रही हैं और इसी को कहा जाता है साइबर क्राइम। लेकिन साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा विषय है। तो आइए सबसे पहले हमारे स्टूडियो में जो एक्सपर्ट बैठे हैं अजय सिंह जी, उनसे जानते हैं कि आखिर साइबर अपराध है क्या। शालिनी जी, मैं पहले सभी दर्शकों का जो है नमस्कार करना चाहूँगा जो भी हमसे जुड़े हुए हैं जी। और साइबर अपराध एक इस तरह का अपराध जो बढ़ता हुआ अपराध है और विगत 1-2 सालों से जो पूरे हमारे देश में नहीं पूरे विश्व भर में जो है इस अपराध में बढ़ोतरी हुई है। और खासकर जब से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं, खासकर जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये सारे जो ट्रांजैक्शंस हम करते हैं या सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, इसके कारण जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है उसके साथ साथ एक नेगेटिव टेक्नोलॉजी के साथ एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स होता है। उस एस्पेक्ट में नेगेटिव में जो साइबर अपराध जो है घटित हो रहे हैं, खासकर हम उत्तराखंड की बात अगर करते हैं स्पेशली, तो यहाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। करीब 20 से 30% साइबर अपराधों में वृद्धि देखी गई है जो विगत सालों से ज़्यादा है। और खासकर जो फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड है जिसमें लोगों के साथ धोखाधड़ी में पैसे की ठगी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश भर में बढ़ा है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हमने अभी कहा कि बहुत बढ़ोतरी हो रही है साइबर क्राइम में, तो अगर किसी को ऐसा कोई अंदेशा होता है कि उनके साथ साइबर क्राइम जैसी गतिविधियां हो रही हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, इस चीज़ को पहले क्या करना चाहिए, इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि साइबर अपराध किसी व्यक्ति के साथ क्यों हो जाता है। इसके पीछे भी एक जो हमारी जो स्टडी जो हमारी टीम करती रहती है, जो विक्टिम होते हैं, इसके जो पीड़ित होते हैं, इनसे जानकारी भी करते हैं कि भाई कैसे आप इस झांसे में फंसे या आपके साथ क्यों ऐसा हुआ। तो इसमें जो हमने जाना कि जो ह्यूमन नेचर जो हमारा एक बिहेवियर है, जिसमें हम देखते हैं कि फेसबुक है या अन्य कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत लोग हम लोग एक्टिव रहते हैं और अपने चीज़ों को शेयर करते हैं, चाहे अपने पर्सनल फोटोग्राफ्स को शेयर करते हो, अपने फ्रेंड्स से करते हो, लेकिन जाने अनजाने में हम ऐसे लोग को भी फ्रेंड्स बना लेते हैं जिनको हम जानते नहीं है। इस आभासी दुनिया में जिसे वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं, हम जिसको जानते नहीं उसको भी फेसबुक में ऐड कर लेते हैं। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, हमारी फोटोग्राफ्स को देखें, फॉलोइंग करें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम ऐसे लोग को दोस्त बना रहे हैं जिनको हम जानते नहीं है। उसमें कोई साइबर अपराधी भी हो सकता है। सेकंड, जो ह्यूमन नेचर जो मैं हम लोग की स्टडी में है कि डर एक फैक्टर होता है। हर इंसान में एक छोटा सा डर होता है किसी न किसी चीज का। कॉल आती है और उसको कहा जाता है उसका अकाउंट बंद होने वाला, उनकी केवाईसी मतलब जो डिटेल होती है, कस्टमर डिटेल आपका फिल नहीं है, तो ये सोचकर कहीं मेरा एटीएम लॉक ना हो जाए, मेरा फोन ब्लॉक ना हो जाए। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, हमारे कॉलर हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो
जी शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। जी आप बता रहे थे कि किस हाँ, तरह मैं इसलिए बता रहा था कि एक ह्यूमन नेचर हमें सब में है, तो एक डर फैक्टर है। फोन आते ही हम सोचते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, आपके साथ आपके ब्लॉक हो जाएगी, सिम ब्लॉक हो जाएगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो डर के कारण हम तुरंत उसको अपनी सारी इंफॉर्मेशन बता देते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते कि ये फोन हमारे पास किसी बैंक से नहीं आया, किसी कंपनी से नहीं आया, और हम उसको अपनी डिटेल दे देते हैं, फाइनेंशियल डिटेल, जिससे वो उससे पैसे निकाल लेता है। जी। तीसरा जो सबसे मेन आया है, वो जो हमने अपनी स्टडी में किया कि हर इंसान चाहता है कि वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट, मतलब उसका कोई फायदा हो, अगर कोई ऐसी चीज काम करे जिसमें उसका फायदा हो। तो हमें जैसे जॉब की कोई स्कीम आती है, कोई हमें पैसे डबल करने की स्कीम आती है, हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप या हमारे पास पर्सनल मैसेज आते हैं। जी हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी मैम जी प्रणाम। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। हाँ मैं तेजपाल सिंह बिष्ट नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ सर। प्रणाम, मेरा आपको भी है सर जी। जी अपना सवाल पूछिए। मेरे 2 सवाल हैं सर। हमारे लिए किसी का फोन आता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। फोन आता है सर किसी का कि आपको जो है नौकरी लगानी है और इतना पैसा दे दो, या आपकी लॉटरी लग गई है, हम उसमें पैसा खर्च कर देते हैं। तो इस विषय में वो पैसा जो है वो आदमी फ्रॉड निकल जाता है, तो उससे वापस कैसे लिया जाए। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि यदि कोई हमसे पैसा लेता है कि मैं आपका ये काम मैं कर दूंगा, वो काम मैं कर दूंगा, ना उसने काम किया ना कुछ किया, 2-4 हज़ार रुपए ले लेता है, तो सर इसमें क्या किया जाए, हमें आपसे कैसी सहायता मिलेगी सर। हाँ बिस्सी, अभी ये तीसरा जो मैं बिंदु कह रहा था वो यही था कि हमें ऐसे ऑफर आते हैं, जैसे मैंने क्या कहा, हर इंसान चाहता है कि कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जहां उसको बहुत ज़्यादा फायदा हो। उसी फायदे को, ह्यूमन नेचर को देखते हुए फ़ोन आते हैं, जॉब के फ़ोन आते हैं, या आपको कोई ऐसी स्कीम बताई जाती है कि आप इतना पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। इसको देखते हुए आदमी सोचता है कि चलो मेरे पास जो अपना सेविंग है 10,000 5,000, या मैं इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो मैं अपने व्यूअर्स को और बिजली आपको बताना चाहूँगा कि जिस इंसान से आप मिले नहीं है, जिस इंसान को आप जानते नहीं है, जिस स्कीम के बारे में कोई सरकार या कोई ऐसी अगर कोई स्कीम होगी, कोई भी ऐसी चीज़, तो प्रचार प्रसार होगा उसका, उचित पेपर में आएंगे या गवर्नमेंट की स्कीम्स में प्रचार प्रसार होगा। उस व्यक्ति की बातों पे या उसके मैसेज पर अगर आप विश्वास कर लेंगे और कहेंगे कि कोई जॉब का ऑफर दे रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट का ऑफर दे रहा है और उसको पैसे लगा देते हैं आप, तो उसी चीज को रोकने के लिए मैंने बताया कि हमेशा आपको उसको वेरीफाई करना है कि इसके पास मेरा नंबर कहां से आया, ये मुझे ऑफर क्यों दे रहा है, और क्या ऐसा ऑफर, क्या कोई ऐसी स्कीम है सरकार चला रही है या कोई ऐसी संस्था चला रही है जो इतने लुक्रेटिव ऑफर्स देती है। फिर भी अगर आपके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हो जाती, जैसा आपने सवाल किया कि अगर इनकेस ऐसा हो जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जो है पूरे देश में एक स्कीम शुरू कर गई थी, साइबर हेल्पलाइन की 155 260 155 260, जिसमें उत्तराखंड राज्य जो है पूरे देश का जो है तीसरा राज्य था जिसने सर्विस 17 जून को हमने शुरू करी थी यहाँ पर यहाँ उत्तराखंड में। और ये पुलिस हमारे ही ऑफिस में 24/7 जो है ऑपरेटेड है। आपके साथ अगर ऐसी कोई कॉल आती है या आपको लगता है कि कोई धोखेबाज की कॉल है, तो आप 155 260 पे कॉल करके अपनी रिपोर्ट करें तुरंत। या आपके साथ धोखाधड़ी हो गई है, किसी तरह से आपके साथ पैसे चले गए और आपको लगता है कि मेरे साथ धोखा हो गया है, तो जितनी जल्दी अगर आप इस नंबर पर आप फोन करेंगे और आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी जो नेचुरली आपके व्हाट्सएप नंबर या आपके टेक्स्ट मैसेज से आपके पास पहुंचेगी, आप वो डिटेल भरिएगा और जितनी जल्दी इसकी शिकायत आती है तो उसको हम पैसे को, आपका जो है इससे पहले कि कोई धोखाधड़ी से आपके पैसे को विड्रॉ कर ले, उस पैसे को हम ब्लॉक कर दिया जाता है और ब्लॉक करने के बाद 3 से 4 दिवस में वो पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। बशर्ते इसमें कि आपके पास एक मैसेज आएगा, 2 MHA जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय का पोर्टल है, उसमें 24 घंटे के अंदर आपको अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करनी है। उस ऑनलाइन के लिए भी उस पर पूरा आएगा, लिंक आएगा कि किस लिंक पर आपको, वैसे मैं बता देता हूँ www.cybercrime.gov.in है, सब कुछ उस मैसेज पर रहेगा। इसके बाद आपको अपनी डिटेल और जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसको अंकित करना सूचना को, और वो सूचना आपके थाने पर 1 दिवस के अंदर, जो भी आपका थाना होगा, जैसे आपने कहा पौड़ी गढ़वाल के जहां भी आप रहते हैं, तो उस थाने पर आपकी सूचना ऑनलाइन आगे की कार्रवाई के लिए भी चली जाएगी। साथ ही साथ आपका पैसा अगर विड्रॉ नहीं हुआ, कहीं से निकला नहीं धोखाधड़ी से, तो पैसा ब्लॉक होकर 3 दिवस के अंदर आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब तक आप सूचना तत्काल न दे दें और साथ ही साथ जब तक पैसा निकला ना हो। अगर आपने सूचना 10 घंटे बाद दी है और आपका पैसा फ्रॉड वाला 10,000 20,000 50,000 नहीं निकल पाया, किसी भी माध्यम से ATM से विड्रॉ नहीं कर पाया, तो पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा।
जी ये तो बात हुई कि जब फ्रॉड हो रहा है उस बीच आपको शिकायत भी करनी है, लेकिन कई बार अक्सर हम देखते हैं, अगर हम आम जनता की बात करें, जैसा कि अभी आपने कहा कि कोई ऑफ़र आता है उनके पास नौकरी का या फिर कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का आता है, तो एक लिंक भी आता है कभी व्हाट्सएप या फेसबुक पे अगर हम देखें तो वो हमेशा एक लिंक के ज़रिए आता है। तो कई बार क्या ऐसा भी होता है कि अगर हमने उस लिंक पे क्लिक किया तो हमें हमारे साइबर क्राइम होते हैं या फिर उसको क्लिक करने से कोई नुकसान नहीं होता? देखिए, जितने भी इस तरह के ऑफर आ रहे हों, आप अगर लिंक को खोलते हैं तो इसमें दो तरह के चांस होते हैं कि उस लिंक में कोई मैलिशियस, जिसे कहते हैं कोई साइबर अपराधी ने कोई ऐसा उसमें क्रिएट कर रखा है ऐसी चीज जो आपके फोन को हैक कर ले, मतलब आपके फोन का डेटा स्टोर कर ले। और आपके फोन में मान लीजिए बहुत लोग आज की तारीख में, मैं अपना बैंक अकाउंट भी लिखता हूं, अपने एटीएम कार्ड का नंबर भी लिखता हूं, इसलिए कि मुझे कोई जरूरत पड़े मैं भूल ना जाऊं, तो वो उसको देख सकता है उसे, पहली चीज। दूसरी चीज है कि हमेशा ये याद रखें कि 99% केस में ऐसा है कि जब तक कि आप अपना ओटीपी नहीं बताएंगे, मान लीजिए आपने लिंक खोला और आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, कोई ऑफर को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए आपको लगता है धोखाधड़ी तभी होगी जब आपसे वो ओटीपी आपका मांगेगा, बैंक एक 4 डिजिट का आएगा, और आपने अगर ओटीपी बता दिया या किसी भी आप चीज पर ऑफर पर देख रहे हैं और ओटीपी आता है और आप ओटीपी शेयर कर लेते हैं, तभी आपका पैसा बैंक से निकलेगा। बैंकिंग सिस्टम में पूरा प्रावधान है कि 4 डिजिट का ओटीपी जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। तो 99% केस में आप सेफ हैं, लेकिन आपको लगता है किसी स्टेज पर कि ऐसा हो गया है, तो मैंने आपको तत्काल बताया कि गलती से भी हो गया, तो 155-260 पर तत्काल कॉल करें। जी, अगर कभी सिर्फ ये कॉल के ज़रिए हो रहा है, मान लिए कोई भी अपराधी है वो कोशिश कर रहा है और हमें सिर्फ कॉल करके, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कई बार कॉल्स आते हैं कि आजकल कोविड चल रहा है, किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, इवन बच्चा बीमार है, बहुत सारी पिक्चर्स भी आती हैं, कॉल्स आते हैं कि हम इस एनजीओ से बोल रहे हैं और वो हमसे डिटेल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल हम डिटेल उन्हें नहीं भी दे रहे हैं, फिर भी कई बार देखा गया है कि साइबर क्राइम का अटैक हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कैसे हम बच सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे एकदम आपको सोचना है कि किसी को भी कोई जरूरत है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसका आप, जैसे आपने कहा कि कोविड में ही कोई बीमारी को लेकर, कोई किसी को लेकर पैसे मांगता है, पूरे कोड भी देता है कि आप इसमें डालिए पैसे। कभी कभी देखा है गवर्नमेंट की स्कीम के नाम पर कि आप ये आ रखा है इसमें इन्वेस्ट करिए, और वो ऐसे नाम लिखते हैं जिससे लगता है कि सरकारी कोई स्कीम आ रही है। पहली बात कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अगर ऐसी कोई स्कीम आ रही है, आपको लगता है कि मुझे इसमें करना चाहिए, तो पहले तो संबंधित विभाग से, अगर किसी विभाग की स्कीम शो है, उनको वेरीफाई कर ले। जी, हम आगे इस पे बातचीत करेंगे। हमारे कॉलर हैं रुड़की से। हेलो। जी नमस्कार, आपका नाम बताइए। देवेश रुड़की से बोल रहा हूँ जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि इन केस अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, मान लिया वो ओटीपी बता देता है और उसके अकाउंट से पैसे कट भी गए, लेकिन उसके बाद भी जो नंबर, जिस नंबर से वो कॉल आई है और उस नंबर पे संपर्क हो पा रहा है और पुलिस को बताया जाता है, तो क्या पुलिस उसे रिकवर करा सकती है? क्या आपके पास इस तरह का मैकेनिज्म है कि उससे जो है पैसा रिकवर किया जा सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली वो किसी ना किसी अकाउंट में ही जाता है पैसा और वो लोग उसे निकाल लेते हैं। तो क्या ऐसा मैकेनिज्म है अपने यहाँ जिससे वो पैसा रिकवर हो सके? हाँ देवेश जी, आपका प्रश्न एकदम ठीक है, लेकिन मैं एक बार साइबर अपराध के बारे में बता दूं कि जो भी नंबर से कॉल आती है या जो भी नंबर होते हैं, सारे फेक अकाउंट, फेक नंबर होते हैं, फेक सिम पर होते हैं। झारखंड, जामताड़ा, आपने देखा होगा मेवात रीजन, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ के फेक सिम पर वो नंबर लिए गए थे। तो अगर हम सोचें कि एक व्यक्ति का आईडी पर हम पुलिस वहां पहुंच जाएगी और उसको पकड़ लेगी, तो वो ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि वो सारे नंबर जो साइबर फ्रॉडस्टर यूज करते हैं वो फेक सिम पर लिए जाते हैं, फेक आईडी पर लिए जाते हैं। सेकंड, आपका पॉइंट है कि भाई मेरा पैसा किसी फ्रॉड होने के बाद किसी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, तो अकाउंट होल्डर को पकड़ के पुलिस उससे मेरा पैसा रिकवर कर सकती है। इसमें भी आपको बता दूं कि पूरे देश भर की पुलिस और जितनी भी संस्थाएं वो उसमें बहुत सारे रिफॉर्म भी आ रहे हैं, क्योंकि अकाउंट लेंडिंग होती है। अगर आपको पता होगा वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड या अन्य और भी प्रांतों में अकाउंट लोग किराए पर देते हैं कि ठीक है मैं आपका अकाउंट यूज करूंगा, आपको पर मंथ 5,000 रुपए दूंगा या आपको इतना % कमीशन दूंगा, या किसी ना किसी बहाने से फेक अकाउंट खुलवा लिए जाते हैं और उस फेक अकाउंट का प्रयोग होता है। इस पूरे फेक अकाउंट का पूरा एक रैकेट है जो पूरे देश भर में चल रहा है, जिसमें विभिन्न हमारी सेंट्रल एजेंसीज, हम लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। तो आने वाले समय में होगा, लेकिन ये दोनों चीजें फेक होती है, अकाउंट भी और सिम का जो आईडी होती है वो भी फेक होती है। तो पुलिस अगर उन एड्रेस पे जाती है, उन अकाउंट होल्डर पे जाती है, या तो बहुत ही गरीब ऐसे अनपढ़ लोग होते हैं जिनको जानकारी तक नहीं होती कि उनका अकाउंट कोई यूज कर रहा है और वो उस व्यक्ति को जानते भी नहीं है, या छोटे से लालच में किसी स्कीम के बहाने, किसी उसके बहाने उनसे वो अकाउंट प्राप्त कर लिया जाता है, उनका खुलवा दिया जाता है और इसके बाद उसका प्रयोग साइबर फ्रॉडस्टर
अकाउंट का होगा, अगर किसी का नंबर होगा उड़ीसा झारखंड का, वो पता चला बेंगलोर और दिल्ली में बैठ के उसको ऑपरेट कर रहा होगा, एटीएम उसका यूज कर रहा होगा और उससे विड्रॉ कर रहा होगा। तो इसीलिए आपको बताया है कि कैसे किसी भी लुक्रेटिव ऑफर में ना फंसे, उसको वेरीफाई कर ले। अगर आपके साथ साइबर अपराध हो जाता है तो अगर फाइनेंशियल आपका नुकसान हुआ है तो इसीलिए हेल्पलाइन नंबर को मैं बार बार प्रमोट कर रहा हूं 155260। साथ ही साथ ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी इस पोर्टल पर, चूंकि ये गृह मंत्रालय द्वारा पोर्टल बनाया गया जिसमें हमारा स्टेट भी शामिल है और इसमें वर्क करके, तो इसका पूरा प्रयास रहता है। छोटी सी फिगर बताऊंगा, विगत 50 से 60 दिन हुए हैं इस 155260 को चालू करते हुए। 1200 के ऊपर फाइनेंशियल कंप्लेंट आ चुकी है पूरे उत्तराखंड से, जो फोन किया, किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000। लेकिन उसे हमारी कोशिश रही इसमें 30 to 35% तक का पैसा हमने लोगों का वापस करा दिया है। लेकिन वो तभी संभव हो पाता है जब वो सूचना तत्काल विद इन आवर्स में वो हमारे पास रिपोर्ट हो जाती है। और बाकी अवेयरनेस के लिए यही मैं कहना चाहूंगा आपसे भी कि जागरूक रहें, किसी ऐसे ऑफर में ना आए जिसको आप जानते नहीं, किसी ऐसी व्यक्ति की बातों में ना आए जिससे कभी आप मिले ना हो, उन चीजों को जरूर वेरीफाई कर लें। जी बिल्कुल। एक आजकल हमारी एक आम सी आदत सी हो गई है कि अगर हम देखें तो हर किसी के फ़ोन पे आजकल गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, ये सारे ऐप डाउनलोडेड होते हैं। और अक्सर आजकल के ज़माने में, या अगर हम बोलें कि कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान हमने सिर्फ डिजिटल मनी का ही इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में अगर कोई भी साइबर अटैक हमारे फ़ोन पे या फेसबुक पे या फिर हमारे कॉल के ज़रिए होता है, तो क्या ये इस तरह के ऐप जो हम डाउनलोड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए, तो क्या ये कहीं ना कहीं नुकसान होता है इससे? जो हमारे कंपनी के अथॉराइज, जो जैसे पेटीएम आपने कहा, गूगल पे कहा, ये कंपनी के अथॉराइज ऐप हैं जिनको डाउनलोड करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सिक्योरिटी हाई लेवल की होती है। लेकिन वो ऐप हमेशा आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं, प्ले स्टोर से करने हैं, या जो हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वेरीफाइड है, किसी लिंक के माध्यम से कोई आपको भेजे, पेटीएम डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे डाउनलोड कर लीजिए, तो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैलिशियस गलत हो सकता है और वो आपके सारे अकाउंट को हैक कर सकता है। सेकेंड चीज है कि हम ध्यान नहीं देते, आपने सिर्फ अभी पेमेंट गेटवेज की बात करी, गूगल, पेटीएम या अन्य जो भी हम पेमेंट करते हैं, लेकिन आप किसी का भी फोन चेक करेंगे जो टेक्नो सेवी है या जो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, वो 50 ऐप को डाउनलोड करता है, क्योंकि ऐप सारे प्ले स्टोर पर, अन्य प्लेटफॉर्म पर फ्री में है। आज की डेट में उसको अदरवाइज ना ले, सब लोग जो भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, अगर आप मार्केट में जहर भी लेने जाएंगे कि मुझे सल्फास चाहिए, तो उसका भी पेमेंट आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जहर चाहिए और वो फ्री में मिल जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि मुझे कोई चीज फ्री में क्यों मिल रही है, कोई भी ऐप मुझे फ्री में क्यों मिल रहा है, मुझे ये गेम फ्री में क्यों मिल रहा है, जबकि उसके पीछे जो उसका बनाने वाला है, उसका दिमाग लगा, उसका टाइम लगा है। तो उस चीज को समझना होगा। जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो जरूर देख लें कि उसके फीचर्स में जो आप एक्सेप्ट करते हैं, आप सारी चीज एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी वो कॉल रिकॉर्ड कर ले, मेरा वो मैसेज देख ले, मेरी वॉइस को कर ले। कुछ है ऐप जो अच्छे ऐप है, तो आपको देखना चाहिए कि क्या चीज जरूरी है, उसी ऐप को डाउनलोड करें, उसकी परमिशन दें। लेकिन हम फ्री के चक्कर में 10 गेम्स को डाउनलोड कर लेते हैं, 10 ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं, और ये नहीं देखते कि उसमें जो परमिशन हम दे रहे हैं वो हमारे फोन की क्या क्या डेटा को ले सकता है। तो इसे कहते हैं थर्ड पार्टी डेटा। हर ऐप जो है कहता है कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी में शेयर करूंगा मार्केटिंग के लिए या अन्य पर्पस के लिए। तो आप जितनी भी सर्फिंग करते हैं, फेसबुक पर करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, या जो मैसेजेस करते हैं, वो सारा आपका डेटा वो ऐप के माध्यम से थर्ड पार्टी को, मतलब मार्केटिंग एजेंसीज को चला जाता है। इन्हीं मार्केटिंग एजेंसी से हमारे जो साइबर फ्रॉडस्टर है वो डेटा को ले लेते हैं, किसी अन्य माध्यम से खरीद लेते हैं या चोरी करते हैं, और इसके बाद आप ही को फोन करेंगे। जैसे अगर मैंने एक पॉलिसी लेने के लिए सर्च किया कहीं पर भी, मुझे पॉलिसी खरीदनी है, हेल्थ पॉलिसी या कोई लाइफ इंश्योरेंस, तो मेरा जो ऐप मैंने 10 डाउनलोड कर रखे हैं, जिनको मैंने सारी परमिशन दे रखी है कि मैं गूगल पर जो सर्च करूंगा मेरी हिस्ट्री जानी चाहिए, तुरंत वो हिस्ट्री चली जाएगी कि इस व्यक्ति को, अजय सिंह को एक पॉलिसी खरीदनी है, सर्च कर रहे हैं वो डेटा क्या है। डेटा जाते ही साइबर फ्रॉडस्टर के पास ही पहुंचे, चूंकि ऐप में आपने परमिशन दे रखी है कि मेरा डेटा जो भी मैं खोज रहा हूं, सर्च कर रहा हूं, वो सब आप शेयर कर सकते हैं थर्ड पार्टी से। अब एक साइबर फ्रॉडस्टर आया, उसने देखा कि मेरे नंबर से सर्च हो रहा है, और वो मेरे पास फोन आ जाएगा कि मैं रिलायंस से बोल रहा हूं, मैं इस कंपनी से बोल रहा हूं, हमारे पास ये ऑफर है, आप लेना चाहते हैं। क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूं तो मुझे लगेगा बहुत अच्छा, बैठे बैठे मुझे एक ऑफर आ गया, और वो एक फ्रॉडस्टर आपको लिंक भेजेगा और आपसे सारी डिटेल लेगा या जो भी आपसे पेमेंट कराएगा। और आप देखेंगे विगत दिनों से, पेपर में पढ़िए, आप पढ़िए, हमेशा हम डेली केस वर्कआउट कर रहे हैं। मैं 10-5 हजार की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ मतलब 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 3.5 करोड़ के ऐसे केसेस है जो साइबर फ्रॉड में लोगों ने गवा दिए हैं।
जी। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक आप वेरीफाई ना कर लें, एप्स को वेरीफाई ना कर लें, तब तक आप इसमें क्या क्या परमिशंस आप दे रहे हैं तब तक उसको एक्सेप्ट ना करें, डाउनलोड ना करें। जी बिल्कुल। एक सवाल है, अगर हम फाइनेंशियल कंपनीज की बात करें, फॉर एग्जांपल, सिर्फ हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोले बैंकिंग सिस्टम जो हमारी कंट्री का है, तो इस कैटेगरी में भी हमने कई बार देखा है कि हमें क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, हम इस बैंक से बोल रहे हैं, या फिर लोन के लिए हमारे पास होम लोन, कार लोन या बाकी पर्सनल लोन के लिए कॉल आते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी तो हमारी कहीं ना कहीं बैंक्स के पास पहुंच रही है, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हमारी इन्फॉर्मेशन उन बैंक के पास भी कैसे पहुंच जाती है? वो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे पास ऐसे कोई कॉल आए, बट आती रहती हैं आए दिन, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? शालिनी जी, मैं इसी पॉइंट को थोड़ा एलेबोरेट करूंगा। मैं जो पहले बोल रहा था कि जितने भी ऐप, जितने भी आप सर्फिंग करते हैं, आपने परमिशन दे रखी है कि मैं जो भी देखूंगा, जो भी सर्च करूंगा, वो मेरी हिस्ट्री शेयर कर सकते हैं आप किसी से भी। जी। तो जो मार्केटिंग वाली है कि एक बैंक है, उसको क्रेडिट कार्ड सेल करना है, उसके एक स्कीम में, वो एक मार्केटिंग के रूप में, पहले क्या था, लोग घर घर आते थे और पूछते थे और एक तरह से सर्वे करते थे या मार्केटिंग करते थे। अब क्या है कि वो डेटा लेते हैं। मैंने फेसबुक पर सर्च किया, कोई भी मैं ऑप्शन, कोई भी चीज देख रहा हूं, मेरा डेटा फेसबुक के सर्च ऑप्शन से सीधे चला जाएगा एक थर्ड पार्टी के पास, और वो समझ जाएगा कि मेरी जरूरत क्या है, मैं क्या चीज खोज रहा हूं। जैसे कि आप ऑब्जर्व करिएगा, एक सिंपल सा, अगर आप कहते हैं कि मुझे फोन है मेरे पास और मैं उस फोन का कवर सर्च कर रहा हूं अच्छा सा, जी, आप 10 दिन तक देखते रहेंगे, आपके पास हर पोस्ट के बाद, चौथी पोस्ट के बाद एक फोन का कवर आ जाएगा उसके पास कि आप प्रोस्पेक्टिव बायर है। इट मींस आप जो देख रहे हैं वो मैं शेयर कर रहा हूं, और उसी शेयर के बाद वो इंफॉर्मेशन किसी मार्केटिंग कंपनी के पास, और वो फ्रॉड के पास भी पहुंच सकती है, क्योंकि वो सेल कर देते हैं, जो ऐप बनाते हैं वो उसको सेल करते हैं मार्केट में, ये डेटा हमारे पास है, आप इसको लीजिए, तो उसी के फ्रॉड होता है। तो मेरा कहना, बैंकिंग सिस्टम की फॉल्ट नहीं है वो जो हम सर्फिंग करते हैं, हमारे जितने ऐप्स हमने डाउनलोड करे हैं, और जो आप फेसबुक भी डाउनलोड करते हैं, उस पर भी लिखा हुआ कि आपकी हिस्ट्री है, गूगल है तो आपकी हिस्ट्री शेयर होगी। तो ये एक टेक्नोलॉजी का, कहिए कि एक मार्केटिंग के लिए यूज भी है, और अगर साइबर फ्रॉडस्टर आ जाता है उसमें, तो उसका मिसयूज करता है। तो हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी का यूज भी करना है, एक अच्छी चीज है, इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म है, उसको यूज भी करना है, लेकिन हमें अलर्ट भी रहना है। तो दोनों चीज हमारी पैरेलल चलनी चाहिए। ये नहीं कि हम टेक्नोलॉजी का यूज आंख बंद करके करें और हम भूल जाएं कि हमने अपना सारा कुछ तो शेयर कर दिया ओपन प्लेटफॉर्म पर। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, फेसबुक पर रियल इंसिडेंट है कि मुंबई का या किसी उधर का, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, उन्होंने अपने फेसबुक पर फोटोग्राफ डाली कि पूरे वेकेशन के साथ वो अपने परिवार के साथ गए हुए हैं, पूरी फोटोग्राफ्स, हम यहाँ जाएंगे, पूरा एक प्लान डाला, फिर हम इतना घूम रहे हैं, और अपना उनका एड्रेस वेड्रेस सब था। चोरों ने उन्हीं घर में चोरी कर ली, पूरा फेसबुक देख करके, तो है ही नहीं घर पे, और इतने दिन तक वापस नहीं आएंगे जी। तो मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी तरह ही वर्चुअल वर्ल्ड में भी है। बिल्कुल, मैं अपनी इंफॉर्मेशन को सबको बांट रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, अपने घर की, परिवार की फोटोग्राफ सबको शेयर कर रहा हूँ, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, फ्रेंड्स में उसको ऐड कर रखा। 800, 900, 1000 तो बड़ी छोटी सी बात होगी। फेसबुक पर लोग फ्रेंड्स ऐड करते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग मेरे जब वो देखें तो कहेंगे इसके कितने फ्रेंड फॉलोइंग है, जबकि एक्चुअल में फ्रेंड उसके 15, 20, 30 होंगे जो जिनसे वो 1-to-1 मिला होगा। तो अननेसेसरी आप किसी को, अननोन को जब ऐड करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं वो शेयर करेगा। तो मेरा कहना है कि आप यूज करिए सारी प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, पेमेंट गेटवेज को, लेकिन आप किसी कच्चे लालच में किसी उसमें मत फंसिए, उसको वेरीफाई करिए, ये मेरा कहना है इसमें। जी बिल्कुल। हेलो उत्तराखंड आप देखते हैं हर बुधवार को देहरादून दूरदर्शन के माध्यम से, और आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं साइबर क्राइम के ऊपर। तो जैसा कि अभी आपने ये सारी हमें डिटेल्स दी, हमारे दर्शक भी कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे, लेकिन अक्सर कई बार हमने ये भी पाया है कि साइबर क्राइम में एक बहुत ही खास टॉपिक आजकल हम देखते हैं, विषय चल रहा है आइडेंटिटी थेफ्ट का। तो ये जो थेफ्ट है, जो इस चीज़ की चोरी होती है, हमारी ही आइडेंटिटी कोई चुरा लेता है, हमारे ही नाम को या हमारी पिक्चर्स को चुरा कर कोई और फेक आईडी बनाई जाती है या फिर अकाउंट बनाया जाता है। तो अगर हमें कहीं पता चलता है कि हमारे नाम की या हमारे ही पिक्चर्स को चुरा कर ऐसी कोई आइडेंटिटी हुई है, बनाई गई है, तो ऐसे में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये प्रेवलेंट है। और आइडेंटिटी थेफ्ट में देखिए फेसबुक ने भी बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो भी हम यूज करते हैं,
आप अपने प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। प्रोफाइल लॉक है कि आपकी फोटोग्राफ ब्लॉक कर सकते हैं, कोई आपकी फोटोग्राफ को वहां से पिक नहीं करके और मिसयूज नहीं कर सकता है। सेकंड चीज उसमें क्या है कि आपके पास ओनली फ्रेंड्स का ऑप्शन होता है, जिसको आप जानते हैं आप उसको ओनली फ्रेंड्स में रखिए, जो आपके सारी पोस्ट को, आपके फैमिली की फोटोग्राफ्स को और आपके प्रोफाइल को शेयर कर सकता है। पहला ऑप्शन ये है। फिर भी अगर आपकी फोटोग्राफ का लेकर और आपकी फेक आईडी बन जाती है, तो फेसबुक में हमेशा एक और जो सबसे ज्यादा यूज होता है और सब में रिपोर्ट अब्यूज का ऑप्शन है, जो हर यूजर का जो यूज करता है। रिपोर्ट अब्यूज में जैसे आपको पता चलता है कि आपकी फेक आईडी बन गई, तो आप उसमें रिपोर्ट अब्यूज का ऑप्शन में बताएंगे, जैसे ही करेंगे रिपोर्ट तो, और इसके साथ आपके साथ साथ 10, 15, 20 लोग जो आपके जानने वाले उनसे रिपोर्ट अब्यूज करा देंगे। तो विद इन आवर्स 3 से 4 घंटे में फेसबुक उस वाली आईडी को डाउन कर देता है और उसको सर्वे करता है कि ये रिपोर्ट अब्यूज सही हुआ कि नहीं हुआ, और वो उनका इंटरनल सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो वेरीफाई कर लेता है कि ये रिपोर्ट अब्यूज है, ये फेक बन गई है, और उसके बाद वो हट जाती है वहां से। 3 से 4 घंटे बाद डाउन हो जाएगी और 1 दिन के बाद वो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। सेकंड चीज है, क्या करते हैं लोग, बनाने के बाद फिर उन्हीं फ्रेंड्स को भेजते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा ये अकाउंट है, तुरंत डाल दो। तो कोई भी आपका अगर फ्रेंड है मांग रहा है, तो एटलीस्ट उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी इमरजेंसी हो गई, पैसा देने से पहले एटलीस्ट एक बार तो पूछ सकते हैं उससे फोन करके कि भाई ऐसी इमरजेंसी क्या हुई, मैं आ जाऊं आपसे मिलने, या किस जगह पर हो, तो आपको क्लियर हो जाता है कि ये फेक किसी ने बनाकर पैसे मांग रहा है उसके नाम पर। तो दोनों चीज आपको करनी है। इधर जैसे ही आपको पता चले रिपोर्ट अब्यूज कर दीजिए। बाकी पुलिस में तो रिपोर्ट करिए, लेकिन इसको भी कर देंगे अगर आप इंडिविजुअली, तो भी वो फेसबुक से 2 से 3 घंटे के अंदर वो डाउन हो जाती है। तो हम लोग मोस्टली यही बताते हैं सबको कि तत्काल आप स्वयं रिपोर्ट अब्यूज कर दीजिए और अपने 15-20 फ्रेंड से करा दीजिए उसमें। जी बिल्कुल। आजकल का दौर जो है वो है लिबरलाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन ग्रोथ सारी चल रही है। और अगर हम देखें तो लॉकडाउन के टाइम में हमने ये पाया है कि सभी लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम का काम कर रहे हैं। तो कोविड-19 की वजह से जो ऑनलाइन ग्रोथ है, ऑनलाइन वर्किंग का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत बड़ा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ एक जो सवाल है वो ये है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि हम फेसबुक पे तो अपनी आईडी लॉक कर सकते हैं, लेकिन हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पर हम जॉब करते हैं, वहाँ पर उनकी वेबसाइट में हमारी प्रोफाइल पिक्चर रहती है, हमारी डेजिग्नेशन होती है, एज होती है, एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है। और अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर मैं ही अपना गूगल में नेम टाइप करूँ तो मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन खुद ही पिक्चर के साथ मिल जाती है। अब ऐसे में भले ही मेरी फेसबुक आईडी लॉक है, लेकिन बीइंग अ वर्किंग वुमेन अगर मैं देखूं तो मैं कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई हूं, तो वो मेरी आइडेंटिटी ऑनलाइन है। तो ऐसे में कोई गाइडलाइंस है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है कि उन्हें भी हमारी प्रोफाइल या हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको लॉक करके रखना चाहिए? देखिए, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो, सभी का प्रोफाइल उसमें रहता है कि क्या उसका प्रोफाइल है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो उसको पब्लिकली शेयर ना करे। लेकिन अब आप सेकंड आ जाइए, जैसे आप किसी हॉस्पिटल की साइट पर सर्च करते हैं, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आपको सारे डॉक्टर की प्रोफाइल मिलेगी, किस चीज के एक्सपर्ट हैं, क्या उनकी टाइमिंग है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें ऑनलाइन फैसिलिटी के लिए मिल रही हैं। जैसे आप अगर एक वर्क कर रहे हैं कहीं पर और मुझे जानना है आपकी कंसल्टेंसी सर्विस है मान लीजिए, और मैं जानना चाहूँ कि मेरे पास 10 पैनल में है, मुझे किससे कंसल्ट करना है, अगर किसी भी चीज के एक्सपर्ट है, तो नेचुरल सी बात है, जब तक मैं उसकी प्रोफाइल को नहीं देखूंगा, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं देखूंगा, उसकी डिग्रीज को नहीं देखूंगा, तो मैं कैसे उस तक रीच कर पाऊंगा। बेसिकली है कि उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कैसे हो रहा है, क्योंकि आप उसको ब्लॉक टोटली नहीं कर सकते। जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे व्यूइंग अगर आपने दे दी है, तो नेचुरल सी बात है कि मैं उससे देख भी सकता हूं और आपकी प्रोफाइल की फोटोग्राफ भी ले सकता हूं या आपकी और भी डिटेल ले सकता हूं। जो मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल दिया आज की डेट में, जो ऑनलाइन आजकल डॉक्टर्स कंसल्ट कर रहे हैं, उनमें सारी उनकी प्रोफाइल होती है, उनका पूरी डिग्रीज होती है और किस टाइमिंग क्या बैठने की है। तो ये जरूरत है हमारी आज के समय की, जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको कहीं ना कहीं प्राइवेट क्रेडेंशियल्स उसके उस पर अपलोड नहीं होने चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ है, उसका नाम है या उसके डिग्रीज है, जो प्रोफेशनली जरूरी है पब्लिक को बताना, जिससे कि वो उनकी सर्विसेज को यूज कर सके। तो ये एक जरूरत है आज के समय में। लेकिन प्रिकॉशन में यही है कि आपने उसमें बहुत ज्यादा पर्सनल फोन नंबर्स को ना ऐड करें। आप अपने कोई ऐसे नंबर हो जो सिर्फ उस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो। जब आप पर्सनल फोन नंबर्स को उसमें ऐड ऑन कर देंगे तो हो सकता है आपके पास प्रैंक कॉल आने लगे, गलत कोई मैसेजेस आने लगे। तो ऐसे नंबर को रखें जो ऑफिशियल काम
काम के लिए ही यूज होते हैं और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाए। पर्सनल नंबर्स को शेयर ना करें, एक ये कोशिश होनी चाहिए। और बाकी तो हम लोग इसीलिए बैठे हैं पुलिस में कि अगर आपके साथ ऐसा कहीं गलत हो रहा है तो नेचुरल सी बात है, आप शिकायत करेंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ये आज के दौर की रिक्वायरमेंट सी बन गई है कि हमें कहीं ना कहीं अपना डेटा शेयर करना पड़ता है। और इसी वजह से अगर हम देखें तो आजकल साइबर अटैक के रूप में डेटा ब्रीचेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे डेटा चुरा लिए जाते हैं। अब अगर और ये ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, या फिर हम ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो डेटा ब्रीच या फिर अगर हम बात करें साइबर टेररिज्म की, अगर हम बात करें, या फिर हम बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की अगर हम बात करें, DOS की अगर हम बात करें, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से ही जुड़ी हुई हैं और इनको देना बहुत ज़रूरी भी है, हमारी जो आइडेंटिटी है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, डेटा ब्रीच भी हो रहा है, DOS भी हो रहा है और साथ में हमारा और तरह के साइबर क्राइम भी हमारे हो रहे हैं, तो ऐसे में जो डिपार्टमेंट है साइबर क्राइम वो क्या कदम उठा रहा है? क्योंकि एक ज़रूरी चीज़ हो गई है कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, और दूसरा हो गया है डेटा ब्रीच भी हो रहा है और कहीं ना कहीं डिनाइल या DOS ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, इसमें पॉलिसी वाइज देखिए बहुत बड़े लेवल पर इसमें एक वेबसाइट सिक्योरिटी, अगर मेरी कोई कंपनी है, मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तो मस्ट है ये, उसको अपनी वेबसाइट या जो भी उसके पोर्टल या जो भी वो चीज़ों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला रहा है बिजनेस में, उसकी एक सिक्योरिटी एनालिसिस होता है। सिक्योरिटी एनालिसिस को कराना जरूरी है और वो 20-25 हज़ार में सिक्योरिटी एनालिसिस हो जाता है नॉर्मली। तो कंपनीज क्या करती है, जो उस सिक्योरिटी एनालिसिस को नहीं कराती कि मैं अगर चाहूँ कि आपकी कोई वेबसाइट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसके कुछ डेटा को चुरा लूं या उसको मैलिशियस कुछ डाल के उसको खराब कर दूं या उसको डिस्टॉर्ट कर दूं, तो सिक्योरिटी के लिए आपको फायरवॉल्स होती हैं और अन्य तरह की चीजें होती हैं जिसको कुछ कंपनी या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस नहीं फॉलो कर रही हैं। और सिक्योरिटीज के अपडेट आते हैं, आपको वो करने होते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं तो इस तरह की इतनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इतने बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके डेटा इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर इस तरह से उसकी ब्रीच हो जाएगी तो फिर नेशनल सिक्योरिटी या और भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी मैंडेटरी, उत्तराखंड सरकार ने भी एक उसका एक्ट भी यहाँ पर कैबिनेट से पास हो रखा है, जिसमें सभी के लिए मैंडेटरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रखा है कि उनको अपनी जो भी वेबसाइट है, डेटा है, उसको सिक्योर करने के लिए एक ऑफिसर नियुक्त करना है और डेटा के एनालिसिस कराना है। प्राइवेट कंपनीज के लिए चूंकि अभी कंपलसरी नहीं है, उसको अभी एक्ट आया हुआ है, उनको भी अपने सभी इसको सिक्योर करने के लिए लगातार उसको थ्रेट एनालिसिस के लिए उसको करना पड़ेगा, जिसके लिए भी विभिन्न कंपनियां जो काम कर रही हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल का है, एक ये कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो इंडिविजुअल नहीं कर सकता, ऑर्गेनाइजेशन उसकी करेगी। और अभी शुरू भी हो गया और चल भी रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो शिकायतें आ रही है उसमें कमी आएगी इसमें। जी बिल्कुल, हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी बड़ी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप ये जान चुके होंगे कि साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने हैं। आप चाहें तो हमें पत्रों के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं, तो जल्दी से नोट कीजिए हमारा पता है हेलो उत्तराखंड, दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। तो आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम आपके लिए लेके हम उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।